हेलो दोस्तों, बीपीएससी मस्त अकेडमी में आप सभी दोस्तों को नमस्कार। आज मैं लेके आया हूं दोस्तों पार्ट 4 ज्योग्राफी से संबंधित है। तो ज्योग्राफी से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। उससे पहले आप सभी दोस्तों को आज एक मोटिवेशन पार्ट 4 में, आप पार्ट 3 में सुन चुके होंगे दोस्तों, वही पार्ट 4 में है। कहा जाता है कि कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है दोस्तों, है ना। अभी तो ज़िंदगी का सार बाकी है दोस्तों, अभी तो ज़िंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए। अभी यह तो एक पन्ना था, अभी पूरी किताब बाकी है दोस्तों। यह एक पन्ना था, है ना, अभी तो पूरी किताब बाकी है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों, तो सबसे पहले लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए और शेयर करके उसके बाद क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है। क्या कर लेना है? सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। और हम लोग आज पढ़ेंगे दोस्तों भौतिक विभाजन। क्या पढ़ेंगे? भौतिक विभाजन पार्ट 4 है दोस्तों। कौन सा पार्ट 4 है? भारत के प्राकृतिक प्रदेश के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज। पुराचुंबक अध्ययन से यह शाख जो चट्टान अवसादों के निर्माण के समय संरक्षित गुणों का अध्ययन करती है। क्या करती है? समय संरक्षित गुणों का अध्ययन करता है। विज्ञान की वह शाखा जो प्राचीन भूवैज्ञानिक घटनाओं के अध्ययन में सहायक होती है दोस्तों। याद रखिएगा, समझिएगा बात को। विज्ञान की यह शाखा जो प्राचीन भूवैज्ञानिक घटनाओं का अध्ययन सहायक होता है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन भी पूरा चुंबक के माध्यम से ही किया जाता है। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन किसके माध्यम से किया जाता है? पूरा चुंबक के माध्यम से किया जाता है। एक वैज्ञानिक का नाम है अल्फ्रेड वेगनर के महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत का प्रमाणित करने के लिए पूरा चुंबकीय अध्ययन के आधार पर ही बनाया गया था दोस्तों। याद रखिएगा, अल्फ्रेड वेगनर जो वैज्ञानिक था दोस्तों, याद रखिएगा, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया था। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किसने दिया था? अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था। ये भी क्वेश्चन है, लेकिन इनका जो सिद्धांत था, याद रखिएगा, पूरा चुंबकीय अध्ययन पर ही आधारित बनाया गया दोस्तों। महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत के अनुसार भारतीय स्थलपिंड गोंडवाना लैंड का भाग है। याद रखिएगा, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार, किसके अनुसार? महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार भारत का जो पिंड है दोस्तों, है ना, गोंडवाना लैंड का भूभाग है। किसका? गोंडवाना लैंड का भूभाग है। गोंडवाना भूभाग विशाल क्षेत्र में भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, आर्कटिक के क्षेत्र शामिल। याद रखिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है गोंडवाना लैंड में कौन कौन भाग है, है ना। गोंडवाना भूभाग के विशाल क्षेत्र कौन है? भारत तो हो ही गया दोस्तों, याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया हो गया, अफ्रीका हो गया, दक्षिण अफ्रीका हो गया, दक्षिण अमेरिका हो गया, सॉरी दोस्तों, दक्षिण अमेरिका हो गया, आर्कटिक के कुछ क्षेत्र भी शामिल है। मध्यवर्ती मध्यजीवी कल्प यानी 200 मिलियन पूर्व पहले संवहनीय धाराओं द्वारा गोंडवाना लैंड का अनेक टुकड़ों में विभाजित हो गया। याद रखिएगा दोस्तों, गोंडवाना लैंड का 200 मिलियन वर्ष पूर्व विभाजित हो गया था। क्या हो गया था? विभाजित हो गया था, है ना। कब? 200 मिलियन वर्ष पूर्व अनेक टुकड़ों में विभाजित हो गया। इस विभाजन के फलस्वरूप भारतीय प्लेट गोंडवाना भूमि से अलग होने के बाद उत्तर दिशा की ओर विस्थापित होने लगी। कहाँ हो गया? उत्तर दिशा की ओर। भारतीय जो प्लेट है दोस्तों, उत्तर दिशा की ओर हमेशा क्या हुआ? विस्थापित होना शुरू हो गया। उत्तर दिशा की ओर विस्थापित परिणाम स्वरूप भारतीय प्लेट अपने अधिक विशाल प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई। किस प्लेट से टकराया? जब उत्तर की ओर जाना चालू कर दिया दोस्तों, तो उत्तर में था यूरेशियन प्लेट। कौन सा प्लेट? यूरेशियन प्लेट। इसके टकराव के कारण इन दो प्लेटों से भारतीय यूरेशियन के बीच टेथिस सागर के अवसादी चट्टान बलित होकर हिमालय पर्वत बना। क्या बना? जब उत्तर की ओर विस्थापित हो गया दोस्तों गोंडवाना का भूभाग जो था, अगर वहाँ पे यूरेशियन प्लेट था, यूरेशियन प्लेट से टकराया और टकराने के बाद क्या हुआ?
बीच में था टेथिस सागर। कौन सा टेथिस सागर था बीच में? कौन सा सागर? टेथिस सागर, जो अवसादी चट्टान बलित होकर हिमालय तथा पश्चिम एशिया की पर्वतीय श्रृंखला के रूप में विकसित हुआ। समझ रहे बात को? तो हिमालय पर्वत से पहले वहां पर कौन सा सागर था? टेथिस सागर था। यूरेशियन प्लेट से जब टकराता है, जब यूरेशियन प्लेट से टकराता है दोस्तों, तब वहां पे क्या बन जाता है? हिमालय पर्वत बन जाता है। याद रखिएगा, हिमालय की पूरी श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती है। क्या कर दर्शाता है? युवा स्थलाकृति को दर्शाता है। ऊंचे शिखर, गहरी घाट या तेज बहने वाली नदियां हिमालय के तराई क्षेत्र से पाताल तोड़ कुआं भी पाए जाते हैं। कौन कुआं? पाताल तोड़ कुआं भी पाए जाते हैं हिमालय के क्षेत्र में, है ना। तेज बहने वाली नदियां भी पाया जाता है, ऊंचे ऊंचे शिखर या गहरी घाटियां भी पाया जाता है। टेथिस सागर के हिमालय के रूप में ऊपर उठने तथा प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी किनारे के नीचे धंसने के कारण बृहद द्रोणी का निर्माण हुआ। याद रखिएगा दोस्तों, टेथिस सागर के हिमालय के रूप में ऊपर उठना, टेथिस सागर था, हिमालय के रूप में क्या हुआ? ऊपर उठा। लेकिन प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी किनारे नीचे धंसने के कारण, प्रायद्वीपीय पठार था नीचे धंस गया, तो बृहद बेसिन यानी द्रोणी का निर्माण हुआ। साथ साथ बेसिन उत्तर के पर्वतों एवं प्रायद्वीपीय पठार से बहने वाली नदियां अवसादी निक्षेप द्वारा धीरे धीरे भर गया। किसके द्वारा भर गया? अवसादी निक्षेपों के द्वारा भर गया दोस्तों, इस बात को याद रखिएगा, है ना। इस प्रकार जलोढ़ निक्षेप से निर्मित एक विस्तृत समतल भूभाग उत्तरी मैदान के रूप में विकसित हो गया। कौन सा? उत्तरी मैदान के रूप में विकसित हो गया। जितना भी अवसादी निक्षेप धीरे धीरे क्या हो गया? भर गया। और जब भर गया तो जलोढ़ निक्षेप से निर्मित एक विस्तृत समतल भूभाग भारत के उत्तरी मैदान के रूप में विकसित हुआ। भूगर्भीय रूप से प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। भूगर्भीय रूप से प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। ये भी पूछता है बार बार क्वेश्चन दोस्तों, याद रखिएगा। प्रायद्वीपीय भाग जो है भारत का सर्वाधिक स्थिर भाग है। क्या है? भारत का प्रायद्वीपीय जो भाग है भारत का सर्वाधिक क्या है? स्थिर भाग है। प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंची पहाड़ी एवं चौड़ी घाटियों से बना है। याद रखिएगा, प्रायद्वीपीय पठार है तो याद रखिएगा, प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंचाई वाली चौड़ी घाटियों से बना है। जैसे मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय है, बहिर्साई है। कौन सा? मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार का बहिर्साई है दोस्तों, है ना। यह एक समतल भूमि है जो भ्रंश के कारण भारतीय प्रायद्वीपों से मालदा गैप द्वारा पृथक होता है। मालदा गैप द्वारा क्या होता है? पृथक होता है। भारत के पश्चिमी तट का निर्माण भूमि के उत्थान एवं निर्गम के द्वारा हुआ। याद रखिएगा दोस्तों, भारत का जो पश्चिमी तट का निर्माण किसके द्वारा हुआ? भूमि के उत्थान एवं निर्गमन द्वारा हुआ है, निर्गमन द्वारा के कारण हुआ है। भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं दर्शाता है दोस्तों। भारत का जो भूमि है भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाता है, इसीलिए 4 प्राकृतिक प्रदेश में बांटा है। भारत को कितने प्राकृतिक प्रदेश में बांटा गया है? 4 प्राकृतिक प्रदेश में बांटा गया। याद रखिएगा, भारत को 4 प्राकृतिक प्रदेश में बांटा गया है। उत्तर पर्वतीय क्षेत्र, विशाल का मैदान, प्रायद्वीपीय पठार तथा तटद्वीप एवं द्वीप। इसके अतिरिक्त भारत को शैल स्तर के क्रम के उच्चवाच और विवर्तनीय प्रक्रम के आधार पर 3 प्रमुख और 6 भूभौतिक में बांटा गया। ठीक है, विवर्तनीय प्रक्रम के आधार पर 3 प्रमुख है और 6 उपभौतिक भूभौतिक में बांटा गया है। भारत के भू आकृति प्रदेश देखिए, उत्तर पर्वतीय क्षेत्र, सिंधु का मैदान, है ना, मरुस्थल का क्षेत्र, यहाँ देखिए, यहाँ पे नीचे वाला जो क्षेत्र है दोस्तों, याद रखिएगा, ये दक्कन का पठार का क्षेत्र है। किसका? पूछेगा, दक्कन का पठार का क्षेत्र कहाँ पे है, तो है ना दक्षिण में दोस्तों, पश्चिम तटीय का मैदान ये है,
पूर्वी तटीय का मैदान इधर कहा जाता है, याद रखिएगा। पश्चिम तटीय का मैदान कहाँ, इधर। पूर्वी तटीय का मैदान कहाँ, इधर। इधर आ गया दोस्तों तो अंडमान निकोबार द्वीप आ गया। उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला, ठीक है। उत्तरी तथा भारत का मैदान, भारतीय मरुस्थल, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान और द्वीप समूह। धारवाड़ क्रम क्रम की चट्टान का निर्माण आर्कियन क्रम की चट्टान के रूपांतरण अथवा भ्रंश से हुआ दोस्तों, याद रखिएगा। धारवाड़ जो क्रम की चट्टान का जो निर्माण हुआ दोस्तों, आर्कियन क्रम की चट्टानों के रूपांतरण से हुआ दोस्तों। ये शिलाएं अत्यधिक धात्विक है। ये शिलाएं क्या है, जिनमें सोना, लोहा, मैग्नीज, अभ्रक, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा, टंगस्टन, सीसा आदि खनिज पदार्थ है। पूछेगा धारवाड़ का जो चट्टान है उसी में पाया जाता है दोस्तों, इस बात को नोट कर लीजिएगा। धारवाड़ का जो चट्टान है उसी में पाया जाता है सोना, लोहा, मैग्नीज, अभ्रक, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा, टंगस्टन, सीसा आदि खनिज प्राप्त होते हैं। कुडप्पा की चट्टान का निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टान के बाद हुआ। कुडप्पा क्रम का जो चट्टान था, पहले धारवाड़ चट्टान का निर्माण हुआ, उसके बाद कुडप्पा चट्टान का निर्माण हुआ। विंध्य क्रम की चट्टान का निर्माण कुडप्पा क्रम की चट्टान के बाद हुआ। तो पहले याद रखिएगा, धारवाड़ चट्टान का निर्माण हुआ, उसके बाद कुडप्पा चट्टान का निर्माण हुआ, उसके बाद कौन सा चट्टान है, विंध्य क्रम की चट्टान का निर्माण हुआ, जिनमें चूने पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी प्राप्त होता है। कौन सा, विंध्य क्रम के चट्टान से चूने का पत्थर, याद रखिएगा, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी, बर्न मिट्टी प्राप्त होता है। विंध्य क्रम की चट्टान काफी समय बाद गोंडवाना की क्रम चट्टानों के निर्माण हुआ दोस्तों, याद रखिएगा। विंध्य क्रम की चट्टान काफी समय बाद गोंडवाना क्रम की चट्टान का निर्माण हुआ था। भारत का अधिकांशतः कोयला गोंडवाना क्षेत्र से प्राप्त होता है। ये भी क्वेश्चन बाद रखिएगा। भारत का जो अधिकांशतः कोयला जो प्राप्त होता है किससे, गोंडवाना क्षेत्र से प्राप्त होता है। इस क्षेत्र में कोयला उष्ण श्रेणी कहा जाता है, उच्च श्रेणी पाया जाता है। माने इस क्षेत्र में जो कोयला पाया जाता है उच्च श्रेणी का पाया जाता है दोस्तों। यहाँ सर्वाधिक बिटुमिनस कोयला प्राप्त होती है, जिससे है ना सल्फर की मात्रा क्या होता है, न्यून होता है। बने रहना चैनल पर दोस्तों, लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना है। लास्ट तक देखना वीडियो को। भारत के उपबंध पूरा चुंबकीय संकेत मिलता है भूतकाल में स्थल पिंड का सरका है। तो याद रखिए दोस्तों, उत्तर को कहा जाता है, उत्तर को, है ना। पूरा चुंबकीय परिणाम से संकेत मिलते हैं जो भूतकाल में भारतीय स्थल पिंड सरका है ना, तो उत्तर को कहा, ठीक है, उत्तर वाला पिंड। इसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे हम लोग। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत के अनुसार भारतीय स्थल पिंड गोंडवाना लैंड का भाग है, याद रखिए। महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत के अनुसार भारतीय स्थल पिंड गोंडवाना लैंड का भाग है दोस्तों, याद रखिए। गोंडवाना लैंड दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और भारतीय के स्थलीय पिंड के रूप में जुड़े हुए। कौन कौन, दक्षिण अमेरिका आ जाइएगा, देखिएगा, अफ्रीका आ जाइएगा, अंटार्कटिका आ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा, भारत एक ही स्थल पिंड के साथ जुड़े। मध्यवर्ती मध्यजीवी कल्प 200 मिलियन वर्ष पूर्व गोंडवाना लैंड के विशाल भूखंड का विखंडन हुआ। भारतीय स्थल पिंड उत्तर की ओर विस्थापित होने लगा। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग है, जिसे कहते हैं, कौन सा कहते हैं, गोंडवाना लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं, गोंडवाना लैंड कहते हैं। भारत के कितने प्राकृतिक विभाजित किया गया दोस्तों, तो याद रखिएगा, भारत के प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया। भारत का मुख्यतः 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। उत्तर पर्वतीय का क्षेत्र, विशाल का मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, तट एवं द्वीप। भारत को 6 उपभौतिक भू आकृतिक प्रदेशों का बांटा गया। किसके अनुसार, एनसीईआरटी के अनुसार बताते हैं। उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोर कुएं पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा दोस्तों, तराई क्षेत्र में। कौन क्षेत्र में, तराई क्षेत्र में पाताल तोर कुआं पाया जाता है।
पाताल तो और कुएं ऐसे प्राकृतिक जल स्रोत है जो धरातल से स्वतः ऊपर प्रकट होते हैं। धरातल से क्या होता है, स्वतः ऊपर प्रकट होते हैं और सतह पर जल निकलते रहता है। सतह पर क्या होता है, जल निकलते रहता है। परंतु जल स्रोत पाताल तो और कुएं में अंतर होता है दोस्तों। जल स्रोत पाताल तो और कुएं में क्या होता है, प्रथम में जल स्वतः ऊपर आ जाता है, परंतु दूसरे के लिए पाताल तो और कूप में मनुष्य को धरातलीय स्थल पर पहले कुआं खोदना पड़ता था, है ना, बाद में स्वतः जल निकलने लगता है। लेकिन तराई क्षेत्र में क्या होता है, कुआं बना हुआ रहता है, पानी निकलते रहता है दोस्तों, उससे पाताल तो और कुआं कहा जाता है। भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। तो याद रखिएगा, संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार ढक्कन का पठारी का विस्तृत भाग है। कश्मीर घाटी की रचना समभिनीति में हुई है। गांधी मैदान की रचना अग्रगर्त में हुआ है। तो याद रखिएगा दोस्तों, 1 और 2 3 है, सही है, 1 2 3 और सही है। मेघालय पठार प्रायद्वीपीय पठार का बहिसाई है, समतल भूमि है जो भ्रंश के कारण भारतीय प्रायद्वीप से मालदा गैंग द्वारा पृथक हो गया। कथन 1 सही है। कश्मीर घाटियों की रचना हिमालय की समभिनीति में हुई है। कश्मीर घाटियों की रचना हिमालय की समभिनीति में हुई है, अतः इसका 2 भी सही है दोस्तों, ये डिस्कशन। स्वेस के अनुसार गंगा का विशाल का मैदान उत्पत्ति तब हुई जब प्रायद्वीपीय भूखंड हिमालय के दक्षिण की ओर प्रसार रोका, तो हिमालय के उच्च बलने के कारण हिमालय के उच्च बलनों के समझ अग्रगर्त पैदा हो गया। अग्रगर्त एक विशाल भूसंगीत की भांति था दोस्तों। हिमालय से निकलने वाली नदियों द्वारा निरंतर लाए गए जा रहे अवसादों से यह अंदर अग्रगर्त धीरे धीरे भरता रहा। बाद में इसी विशाल मैदान का निर्माण हुआ। हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट की टक्कर से हुई है दोस्तों, याद रखिएगा। हिमालय का उत्पत्ति भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टक्कर से हुआ दोस्तों, है ना। यह चीनी प्लेट के विवरण प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत में नहीं है, गलत है। कौन कथन असत्य है, कौन कथन असत्य है, तो दोस्तों याद रखिएगा, भौमिक दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है, बात तो सही है। हिमालय विश्व में सबसे नवीनतम बलित फोल्डेड पर्वत का प्रदर्शित करता है, ये भी बात सही है दोस्तों। भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों के जमाव के द्वारा, गलत है। क्या है गलत है, भारत में गोंडवाना शिलाएं कोयला वृत्तम भंडार है, ये भी बात सही है। भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया द्वारा नहीं बल्कि भूमि के उत्थान एवं निर्गम के कारण हुआ। भारत में कोयले विशाल भंडार यहाँ की गोंडवाना शैलों में पाया जाता है दोस्तों। हिमालय विश्व में सबसे नवीन बलित पर्वतों में से एक है। भौमिकीय दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है दोस्तों, ठीक है। सूची 1 और सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। दे कूट का प्रयोग है, डक्कन ट्रैप, तो कौन कौन सा अधिक है दोस्तों, याद रखिएगा। डक्कन ट्रैप, याद रखिएगा, ये डक्कन ट्रैप है दोस्तों। डक्कन ट्रैप है, क्रिटेशियन अधिनूतन है, क्रिटेशियन अधिनूतन है। पश्चिमी घाट ये उत्तर न्यूटन है दोस्तों, पश्चिमी घाट उत्तर न्यूटन है। अरावली, अरावली जो है प्रो कैम्बियन काल का, प्रो कैम्बियन काल का। नर्मदा ताप्ती, तो याद रखिएगा दोस्तों, नर्मदा ताप्ती जलोढ़ है ना, अत्यंत न्यूटन है, अत्यंत न्यूटन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर, कौन सा, ऑप्शन बी हो जाएगा। इसको हम लोग डिस्कशन देखेंगे दोस्तों। डक्कन ट्रैप की उत्पत्ति क्रिटेशियन काल के अंतिम चरण में हुआ। डक्कन ट्रैप की उत्पत्ति क्रिटेशियन काल के अंतिम चरण में हुआ।
पश्चिम घाट पर्वत की उत्पत्ति सेनोजोइक उत्तर नूतन काल में हुआ दोस्तों। अरावली पर्वत की उत्पत्ति पूर्व कैम्बियन युग में हुआ। नर्मदा ताप्ती जलोढ़ नीचे की उत्पत्ति अत्यंत न्यूटन काल में हुआ। केरल का कुटनाड प्रसिद्ध है दोस्तों, याद रखिएगा। केरल का जो कुटनाड प्रसिद्ध है ना, याद रखिएगा। भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। क्या होता है? भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है कुटनाड। केरल का कुटनाड भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है दोस्तों। समुद्र तल से नीचे अपनी खेती के तरीके के लिए प्रसिद्ध है। समुद्र तल से नीचे अपने खेती के तरीके के लिए प्रसिद्ध है। केरल का धान का कटोरा कहा जाता है। कुटनाड सतह कृषि और मत्स्य पालन के लिए भी जाना जाता है। खाद्य एवं कृषि संगठन का कुटनाड की खेती करने का तरीका विरासत प्रणाली घोषित किया गया है। तो कौन सा कारण मरुस्थल है? कौन सा मरुस्थल है? तो याद रखिएगा दोस्तों, सिंधु क्षेत्र मरुस्थल है। कौन सा क्षेत्र? सिंधु का क्षेत्र मरुस्थल है। भारत का विशाल मरुस्थलीय भाग थार का मरुस्थल है, जिसका विस्तार राजस्थान के तथा पाकिस्तान में है। 2 लाख वर्ग किलोमीटर में विस्तृत क्षेत्र है, जो पश्चिम में सिंधु द्वारा सिंचित क्षेत्र है दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला है? नहीं है। तो याद रखिए रोहतास। रोहतास धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है, लेकिन मुंगेर, जमुई और नवादा है। बिहार में धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाले जिले दक्षिण पूर्व बिहार के अंतर्गत आते हैं, जिनमें से मुंगेर, नवादा, जमुई जिले शामिल है। मुंगेर, नवादा, जमुई जिले शामिल है। वही रोहतास दक्षिण पश्चिम बिहार का भाग है। विंध्यन प्रकार के भूस्तरीय रचना पाई जाती है। बिहार में विंध्यन भूस्तरीय रचना कैमूर और सोन नदी घाटी पाया जाता है। कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है दोस्तों? तो याद रखिए गोंडवाना नवीनतम है। इसका डिस्कशन हम लोग देखेंगे। धारवाड़ क्रम की चट्टान का निर्माण आर्कियन क्रम की चट्टान के रूपांतर अथवा भ्रंश से हुआ। तो याद रखिएगा, धारवाड़ क्रम के चट्टानों का निर्माण आर्कियन क्रम की चट्टानों के रूपांतर से हुआ। ये शिलाएं अत्यधिक धात्विक है, जिनमें सोना, लोहा, मैग्नीज, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा, टंगस्टन, सीसा खनिज पाया जाता है। धारवाड़ में पाया जाता है। कुडप्पा क्रम की चट्टान का निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टान के बाद हुआ। कुडप्पा क्रम की चट्टान का निर्माण धारवाड़ चट्टान के बाद हुआ, है ना। बिंदी क्रम की चट्टान का निर्माण कुडप्पा क्रम की चट्टान के बाद हुआ। चूने का पत्थर, चीनी मिट्टी, बिंद क्रम की चट्टान काफी समय मिलता है। गोंडवाना क्रम की चट्टान का निर्माण भारत का अधिकांशतः कोयला क्षेत्र से ही प्राप्त होता है। कोयला क्षेत्र कहाँ से प्राप्त होता है? गोंडवाना लैंड क्षेत्र से प्राप्त होता है। याद रखिएगा दोस्तों, इस क्षेत्र में कोयला का श्रेणी होता है। सर्वाधिक बुटाइनस कोयला की प्राप्ति होती है। सल्फर की मात्रा क्या होता है? न्यूनतम होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र दोस्तों। बने रहना चैनल पर, लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर लेना है दोस्तों। भारत का उत्तरी सीमा विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा दृष्टि से नवीन बलित पर्वत है। पूछेगा हिमालय कैसा पर्वत है? तो नवीनतम बलित पर्वत है। ये पर्वत श्रृंखला पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैला हुआ। कहाँ तक? सिंधु से लेकर के ब्रह्मपुत्र तक फैला है दोस्तों। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। हिमालय जो है विश्व का सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। हिमालय लगभग 2500 किलोमीटर लंबाई, औसत चौड़ाई 240 किलोमीटर है। फैलकर अर्धवृत्त का निर्माण करता है। फैलकर क्या करता है? अर्धवृत्त का निर्माण करता है। हिमालय की लंबाई याद रखेगा 2500 किलोमीटर और चौड़ाई 240 किलोमीटर है। इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर है। अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर है। भारत के प्रमुख हिमालयी राज्य केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, लद्दाख, है ना, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, ये सब है दोस्तों। मिजोरम और त्रिपुरा है। इसके अलावा असम
और पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्र भी इसके अंतर्गत आते हैं। असम और पश्चिम बंगाल के क्षेत्र भी इसके अंतर्गत आते हैं। हिमालय के पश्चिम भाग में अपेक्षा पूर्वी भाग की अधिकतम विविधता पाई जाती है दोस्तों। हिमालय के निर्माण के आयु के आधार पर वलय की तीव्रता के 4 समानांतर संरचनात्मक क्षेत्रों में बांटा गया। कितना? 4 समांतर संरचनात्मक क्षेत्रों में बांटा गया है। ट्रांस हिमालयन तिब्बत क्षेत्र को कहा जाता है। याद रखिएगा, बार बार क्वेश्चन बार बार पूछता है। ट्रांस हिमालय तिब्बत क्षेत्र को कहा जाता है दोस्तों। बृहद हिमालय महान हिमालय को कहा जाता है। लघु हिमालय मध्य हिमालय को कहा जाता है। और बाह्य हिमालय शिव उप हिमालय को कहा जाता है, शिवालिक श्रेणी को कहा जाता है। हिमालय का उपयुक्त अनुदैर्घ्य विभाजन उत्तर से दक्षिण क्रम में क्या है? अनुदैर्घ्य के रूप में उत्तर से दक्षिण क्रम। ट्रांस हिमालय अंतिम रूप से उत्थान क्रिटेशियन टर्शियरी काल में हुआ। ट्रांस हिमालय को उत्पादन कब हुआ था? अंतिम रूप से उत्थान कब उत्पादन हुआ? अंतिम उत्थान कब होता? क्रिटेशियस टर्शियरी काल में होता है। कौन सा? क्रिटेशियस टर्शियरी काल में होता है। या इस प्रकार हिमालय सबसे प्राचीन श्रेणी है। क्रिटेशियस टर्शियरी काल में जो हिमालय का उत्पत्ति होता है, यह सबसे प्राचीन हिमालय है दोस्तों। हिमालय अंत श्रेणी के उत्थान टर्शियरी काल के विभिन्न युगों में हुआ। टर्शियरी काल के विभिन्न युगों में हुआ, जिसमें बृहद हिमालय, महान हिमालय, दूसरी प्राचीन हिमालय भी जाना जाता है। जिसका निर्माण ओलिगोसिन युग में 25 से 40 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ था, वो लघु हिमालय की श्रेणी के अंतर्गत आता है। ओलिगोसिन युग 25 से 40 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ, उसके पश्चात लघु हिमालय श्रेणी का निर्माण हुआ दोस्तों। मध्य मायोसिन युग 14 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ। शिवालिक सबसे नवीनतम श्रेणी का निर्माण प्लायोसिन युग में हुआ था। याद रखिएगा, शिवालिक सबसे नवीनतम श्रेणी का निर्माण हुआ प्लायोसिन युग में। कौन सा युग में? प्लायोसिन। 1.7 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ। याद रखिएगा दोस्तों, शिवालिक सबसे नवीनतम श्रेणी का है प्लायोसिक युग में, है ना। हिमालय के उत्तरी भाग स्थित श्रृंखला महान आंतरिक हिमालय की हिमाद्री कहते हैं। याद रखिएगा, हिमालय के उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला या महान आंतरिक भाग को क्या कहते हैं? हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। यह सबसे अधिक सत्रित श्रृंखला, जिसमें 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर हैं। कितना मीटर? 6000 वाले के औसत। तो हम लोग देखेंगे दोस्तों, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश देखेंगे, ठीक है, और इसको देखेंगे हम लोग। महान हिमालय स्थित में एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों। पूछेगा, एवरेस्ट की सबसे ऊंची चोटी है ना, एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है किस हिमालय में? तो महान हिमालय में। किस हिमालय में? महान हिमालय में है दोस्तों। याद रखिए, यह नेपाल और तिब्बत की सीमा को स्थित है। यह नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। कंचनजंगा हिमालय पर्वत श्रृंखला विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी। याद रखिएगा, कंचनजंगा जो है विश्व का तीसरी सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों। यह पूर्व में तीस्ता नदी और पश्चिम में तमोर नदी के बीच स्थित है। पूर्व में कौन सा नदी? तीस्ता नदी। और पश्चिम में कौन सा नदी? तमोर नदी के बीच स्थित है। कंचनजंगा पूर्वी नेपाल और भारत के सिक्किम राज्य की सीमा पर स्थित है। याद रखिए, कंचनजंगा पूर्वी में नेपाल और भारत के सिक्किम राज्य पर स्थित है। अन्नपूर्णा चोटी की स्थिति उत्तर मध्य नेपाल में है। अन्नपूर्णा चोटी की स्थिति उत्तर मध्य नेपाल में। धौलागिरी चोटी नेपाल के मध्य में स्थित। याद रखिए दोस्तों, धौलागिरी चोटी भी नेपाल के मध्य में स्थित है। याद रखिए,
महान हिमालय के वलय की प्रकृति असमित है दोस्तों। महान हिमालय के वलय की प्रकृति कुछ असममित है ना। हिमालय के इस भाग को क्रोड ग्रेनाइट, हिमालय के इस भाग का क्रोड किसका, ग्रेनाइट का बना हुआ महान हिमालय का भाग है ना। यह श्रृंखला में सब बर्फ से ढकी रहती है, इसमें बहुत सी हिमालय का प्रवाह होता है। बहुत सी हिमालयों का क्या होता है, प्रभाव होता है। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ सतत वाहिनी है। यह हिमालय के दक्षिण में स्थित श्रृंखला लघु हिमालय या मध्य हिमालय कहा जाता है। मुख्यतः अत्यधिक संपीड़न तथा शैलों से बना हुआ दोस्तों। इसकी ऊंचाई 3700 मीटर से लेकर 4500 मीटर के आसपास में होता है। मध्य हिमालय में पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी, याद रखिए। मध्य हिमालय में सबसे ज्यादा कौन सा, पीर पंजाल का श्रेणी सबसे ज्यादा लंबा है। धौलाधार एवं महाभारत श्रृंखला भी महत्वपूर्ण है। धौलाधार एवं महाभारत श्रृंखला महत्वपूर्ण, इसी श्रृंखला में कश्मीर घाटी और तथा हिमाचल के कांगड़ा और कुल्लू घाटियां पाई जाती है, याद रखिए। मध्य हिमालय में ही कश्मीर की घाटी तथा कांगड़ा एवं कुल्लू की घाटियां पाया जाता है। हिमालय के सबसे बाहरी श्रृंखला शिवालिक कहा जाता है। हिमालय के सबसे जो बाहरी श्रृंखला उसको क्या कहा जाता है, शिवालिक कहा जाता है। इनकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर है दोस्तों, 10 से 50 किलोमीटर है तथा ऊंचाई 900 से 1000 मीटर के बीच है। ये श्रृंखला उत्तर स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखला नदियों के द्वारा लाई गई असंपीड़ित अपसादों से बनी दोस्तों, असंपीड़ित अपसादों से बनी। निम्न हिमालय और शिवालिक के बीच लंबवत घाटी के नाम से जाना या दून के नाम से भी जाना जाता है। लंबवत घाटी या दून के नाम से जाना जाता है। कौन कौन दून है, देहरादून, कोटिली दून है ना, ये सब दून है। शिवालिक क्षेत्र में, गिरिपाद क्षेत्र में पश्चिम में सिंधु से पूर्व तीस्ता के बीच फैले समतल मैदान को भाबर कहा जाता है। शिवालिक क्षेत्र गिरिपद क्षेत्रों में पश्चिम में सिंधु से पूर्व में तीस्ता के बीच के जो समतल मैदान है उसको कहा जाता है भावर, भावर का मैदान। यह समानता 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी हिमालय नदियों द्वारा अचानक ढाल भंग होने के कारण शिवालिक उग्र क्षेत्र में की गई कंकर बजरी जमाव से निर्मित श्रृंखला है। कंकर और बजरी की संग्रहता इतनी अधिक होती है कि समूची नदी इसमें लुप्त हो जाती है। क्या होता है, समूचा नदी इसमें क्या हो जाता है, लुप्त हो जाता है। और धरातल पर यह केवल सूखी घाटी दिखाई पड़ता है। धरातल पर क्या पड़ता है, सूखी घाटी। भावर मैदान की चौड़ाई पूर्व कम और पश्चिम भाग अधिक पाई जाती है। आदर क्या, भावर मैदान की चौड़ाई पूर्व में कम है लेकिन पश्चिम में सबसे ज़्यादा है इसका भावर मैदान का। भावर के दक्षिण में 15 से 30 किलोमीटर चौड़ा दलदली क्षेत्र पाया जाता है। भावर के दक्षिण में 15 से 30 किलोमीटर क्षेत्र क्या होता है, दलदली का क्षेत्र पाया जाता है दोस्तों, जिसमें जिसे तराई कहते हैं। क्या कहते हैं, तराई कहते हैं। महान हिमालय उत्तर में ट्रांस हिमालय स्थित है। महान हिमालय के उत्तर में कौन सा, ट्रांस हिमालय स्थित। महान हिमालय के उत्तर में ट्रांस हिमालय स्थित, याद रखिएगा। पामीर के पठार ट्रांस हिमालय में स्थित है दोस्तों, याद रखिएगा। पामीर का पठार जो है ट्रांस हिमालय में ही स्थित है। काराकोरम लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणी ट्रांस हिमालय का ही भाग। काराकोरम लद्दाख जास्कर पर्वत श्रेणी ट्रांस हिमालय का ही भाग है। हिंदू धर्म का पवित्र कैलाश पर्वत ट्रांस हिमालय पर्वतमाला पश्चिम ही स्थित है। कैलाश पर्वत क्या है, ट्रांस हिमालय पर्वतमाला पश्चिम हिस्से में स्थित है। हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक स्थित आधार पर भी विभाजित किया गया दोस्तों। हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्रों में विभाजित किया गया है।
इनमें वर्गीकरण को नदी घाटी को सीमाओं के आधार पर किया गया। सतलज एवं सिंधु के बीच हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। सतलज एवं सिंधु के बीच को क्या कहा जाता है? पंजाब हिमालय के नाम से। बार बार क्वेश्चन पूछा था। पश्चिम से पूर्व तक क्रमशः इसे कश्मीर हिमालय तथा हिमालय नाम से भी जाना जाता है। सतलज काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग कुमाऊं हिमालय के नाम से जाता है। सतलज और काली नदियों के जो बीच स्थित है उसको कौन कहा जाता है? कुमायूं हिमालय कहा जाता है। कुमायूं हिमालय कहा जाता है। काली तथा तीस्ता नदियों के बीच हिमालय को काली तीस्ता नदियों के बीच हिमालय के भाग को नेपाल हिमालय के नाम से जाना था। तीस्ता एवं दिहांग नदियों के बीच स्थित हिमालय को असम हिमालय के नाम से जाना था। तीस्ता एवं दिहांग नदियों के बीच को क्या कहा जाता है? असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। तो याद रखिए, ब्रह्मपुत्र नदी जो है हिमालय का सबसे पूर्वी सीमा बनाते हैं। दिहांग महाक गर्ज हिमालय के दक्षिण की ओर तीखा मोड़ बनाता है। दोस्तों, दक्षिण की ओर तीखा मोड़ बनाता है। भारत के पूर्वी सीमा के साथ फैला जाता है। जो भारत के पूर्वी सीमा के साथ क्या होता है? फैल जाता है। इन्हें पूर्वांचल या पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। पहाड़ियाँ उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर गुजरती है। पहाड़ियाँ उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर गुजरता है। पूर्वी हिमालय की पहाड़ियाँ अधिकतर समानांतर श्रृंखलाओं में एवं घाटियों के रूप में फैला। याद रखिए दोस्तों, पूर्वी हिमालय के जो पहाड़ियाँ है अधिकतर समानांतर श्रृंखला एवं घाटियों के रूप में फैला हुआ। समानांतर श्रृंखला और घाटियों के रूप में। पूर्वांचल में पटकोई, नागा, मिजो, मणिपुर पहाड़ियाँ थे। कौन पटकोई, नागा, मिजो, मणिपुर पहाड़ियाँ शामिल है। भारत के लिए हिमालय का सबसे बड़ा महत्व है। हिमालय पर्वत श्रेणी नहीं होती तो भारत अधिकांशतः भाग में साइबेरिया से आने वाली शीत की लहरें का अनुभव होता। अगर हिमालय पर्वत नहीं होता तो साइबेरिया से जो शीत है उसका अनुभव हम लोग करते। क्या करते? उसका अनुभव हम लोग करते। सिंधु गंगा मैदान इतनी सुविस्त जलोढ़ मृदा से वंचित होता। सिंधु गंगा का मैदान है दोस्तों, उससे हम लोग क्या हो जाते? वंचित हो जाते। मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता। मानसून पहले की अपेक्षा अब बना में भिन्न होता। हिमालय पर्वत मानसून पवनों को रोककर उपमहाद्वीप में वर्षा का कारण बनता है। दोस्तों, हिमालय पर्वत मानसून पवनों को रोककर उपमहाद्वीपीय में वर्षा कराता है और साथ ही हिमालय के क्षेत्र से प्रभावित होने वाली सिंधु गंगा की सहायक नदियाँ अपर्दन निक्षेपण के द्वारा जलोढ़ मैदान का निर्माण करती है। इस मैदान का जलोढ़ मैदान का निर्माण करती है। एक बना अटल टनल 902 किलोमीटर है। 902 किलोमीटर नहीं दोस्तों, 9 किलोमीटर है। ठीक है, अटल टनल 9 किलोमीटर है। यह हिमालय के पूर्वी पीर पंजाल श्रृंखला में स्थित है। अटल टनल कहाँ है? पूर्वी पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। पूरे वर्ष मनाली लौह स्पीति घाटी से पाया जाता है ना, जोड़ कर रखते हैं दोस्तों। इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया। यह भारत के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। 2002 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस टनल पर सड़क का आधारशिला रखा था। 3 अक्टूबर 2020 को रोहतांग प्रदेश प्रधानमंत्री मोदी ने अटल टनल का उद्घाटन किया।